ओके। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जीएस का प्रैक्टिस करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बिहार एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है हम लोग लिए हुए हैं वो है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। यानी कि रात्रि को देखने, रात्रि के समय में जब अंधेरा रहता है उस समय प्रकाश नहीं रहती है, तो उसमें किस तरंग का उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग उस समय उपयोग करते हैं औरक्त किरण का। औरक्त किरण का उपयोग करते हैं। औरक्त किरण को इंफ्रारेड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विजिबल रे है, यानी कि इस रे में हम लोग देखते हैं, और ये औरक्त किरण है, इंफ्रारेड है। अगर इन ये विजिबल रे में देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका प्रतिबिंब हमें ऐसा दिखाई देगा। लेकिन इंफ्रारेड में देखेंगे तो हमको ये ऐसा प्रतीक होगा। ये दोनों में डिफरेंस यही है। लेकिन और दूसरा रे का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा रे से हम लोग नहीं देख पाएंगे। और देख तो करेंगे, तो जैसे एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग हड्डियों को देखने के लिए करते हैं। वो फिर वो मनुष्य को या किसी और ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा औरक्त किरण। आप यहाँ देख सकते हैं कि वेवलेंथ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी है, 8 है, उन आठों का वेवलेंथ के क्रम में कैसे है। तो देखिए, सबसे छोटा जो वेवलेंथ होता है गामा का होता है। गामा का, उसके बाद एक्सरे का, उसके बाद यूवी का, उसके बाद में विजिबल लाइट आता है, उसके बाद इंफ्रारेड आता है, उसके बाद माइक्रोवेव आता है, और फिर आता है रेडियो वेव। यानी रेडियो वेव का इस्तेमाल हम लोग सबसे लास्ट में, वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा होती है, इसका इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और जब वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। वेवलेंथ जिसका ज्यादा उसका एनर्जी कम, तो रेडियो वेव का एनर्जी कम होगा। और गामा वेव का एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ तो एनर्जी कम। ठीक। और जिसका विजिबल रे का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बीच में यूवी रे और इंफ्रारेड, ये दोनों के बीच में आता है विजिबल रे, जिसमें सेवन सेवन कलर होता है, 7 कलर होता है, 7 रंग होता है, 7 रंग होता है। लाल, हरा, बैगनी, ये सब किरण इसमें आते हैं, विजिबल रे में आते हैं। ठीक है। चलिए, अब अब अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन, दो परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप खूब अच्छे से देख सकते हैं कि फिजिकल चेंजिंग जितने भी है, उसमें क्या होता है कि फिर से वो रिवर्सिबल पॉसिबल होते हैं। जैसे ये आइस है, आइस पिघल गया है और फिर से ये आइस बन जाएगा। तो ये क्या है, ये फिजिकल फिजिकल चेंजिंग है, यानी कि ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन वही केमिकल केमिकल जितने चेंजिंग होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, उसमें रिवर्सिबल संभव नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये कागज जल गई है, और ये जल गई तो फिर दोबारा ये कागज नहीं बन रही, ये राख से कागज नहीं बना पाएंगे। तो इसमें इसका एग्जाम्पल होता है ये कागज जो जल जाती है, जो राख बन जाती है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मोमबत्ती का एग्जाम्पल लिया जाता है। तो मोमबत्ती के एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल में आता है। दोनों एग्जाम्पल पर किस किस तरह से आता है। जैसे ये मोम है, ये मोम अगर पिघल गया और फिर पिघलने के बाद इस मोम से हम मोमबत्ती बना सकते हैं, तो ये तो फिजिकल चेंजिंग में आ जाएगा। लेकिन ये मोमबत्ती का जो बत्ती है, ये बत्ती जल रही है, और ये जल करके कुछ ना कुछ ये पूरा जल जाएगी, यहाँ तक जितना भी जलेगी। क्या इसको फिर से हम ला सकते हैं? ये नहीं ला सकते। तो ये जो होगी ना, मोमबत्ती जो जलती है, ये बत्ती जो जलती है, ये केमिकल चेंजिंग होगी, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं पेड़ का पेड़ का कलर आप देख सकते हैं। पेड़ का कलर जो चेंज होती है, जैसे ये ग्रीन है, ग्रीन के बाद फिर ये येलो हो गया, येलो के बाद फिर ये ब्लैक हो जाता है, पत्ते जब गिर जाते हैं तो ये सब जो चेंजिंग होती है, ये कौन सी चेंजिंग है, ये केमिकल चेंजिंग है। तो रंग का बदलना भी कौन सा चेंजिंग होती है, केमिकल चेंजिंग होती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 6.5 पीएच मान वाले एक बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब यहाँ पर पीएच मान दिया हुआ है, पीएच मान
पीएच मान अगर दिया हुआ है पीएच मान अगर दिया हुआ है 6.5, इसमें हम कोई HCl की बूंद मिलाते हैं, तो HCl के पीएच पीएच वैल्यू कितना होता है? तो HCl का 1/5 से लेकर के 2.5 के बीच होती है। अगर ये दोनों को हम मिक्स करते हैं तो ये होगा आपका 8 के करीब, और इसका जब एवरेज निकालेंगे तो ये होगा 4 के करीब में, 4 से 5 के करीब में ये आएगा। और 4 से 5 के करीब में आया तो पहले पीएच मान 6.5 था, अब उसका मान कितना हो गया? 4.5 हो गया। तो जाहिर सी मान है कि बिलियन की पीएच वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो इसमें देखिए बिलियन बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा। और जब पीएच वैल्यू घटती है, आप देखेंगे कि पीएच स्केल पर यहाँ पर होता है आपका 7 होता है उदासीन, इसके इधर जाने पर ये क्षारीय होता है, क्षारीय प्रवृत्ति होता है, और इधर आने पर अम्लीय होता है, अम्लीय अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो अगर यहाँ से अगर ये 0 की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका पीएच वैल्यू कम हो रहा है, और जब पीएच वैल्यू कम होगा तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। तो बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा, पीएच मान घट जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर है ए नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा, मैंने लिख दिया इस पर, और ये इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, तो कॉन्सेप्ट की वजह से हमें लिखना पड़ा है। अब देखिए इसको देखते हैं। इसे देखिए, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भ किसका संदर्भिक संबंध संघीय बजट से है? यानी कि बजट में कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है बजट के संदर्भ में? तो देखिए बजट के संदर्भ में जो लाया जाता है ना, वो कटौती प्रस्ताव होती है। यानी कि कटौती प्रस्ताव क्या होती है कि बजट बजट में कटौती किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, और उस गवर्नमेंट का कोई भी मंत्रालय है, जैसे रेल मंत्रालय ने बजट में मांग किया 1,000 करोड़ रुपए की, उस डिमांड की, बजट में मांग किया। तो 1,000 करोड़ रुपए की मांग किया, लेकिन लगेगा कि नहीं, ये 1,000 रुपए की जरूरत नहीं है, इसे 600 ही करोड़ दिया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होगा कि कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यानी कि धन की कमी किया जाता है, जितनी जितनी मांग की गई है उस मांग में कमी किया जाता है, तो वो कटौती प्रस्ताव होती है। तो इसीलिए इसका संबंध किससे है? बजटीय संघीय बजट से है। अब देखिए दूसरी एक है निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के उसकी विफलता पर खेद व्यक्त करना हो। यानी कि अगर कोई मंत्रालय है जो सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके विरुद्ध नाराजगी व्यक्त करनी है, तो तो सदन का जो मेंबर होते हैं वो कौन सा प्रस्ताव लाएंगे? तो निंदा प्रस्ताव लाएंगे। ठीक, निंदा प्रस्ताव लाएंगे। अब उसके बाद आता है एक है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो किसी विलंबनीय लोक महत्व की मामले पर, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, और उस पर क्या करना है कि सदन का ध्यान आकर्षित करना है, और उस मंत्रालय को उस पर उसके ऊपर सोचने के लिए एक कमेटी बनाने के लिए अगर आकर्षित करना है, तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी भी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर ये अपने क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गई, जिसे बाढ़ आ गया है, तो वो बाढ़ की समस्या उस रिलेटिव मंत्री को तो मालूम नहीं होगा, तो उस मंत्रालय को उस मामले के विषय में बताने के लिए स्थगन प्रस्ताव को लाया जाता है। और इसके लाने के लिए आपको 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, यानी 50 सदस्य रहेंगे तभी आप ला पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। कोई सदस्य यानी मंत्री का ध्यान अविलंबीय लोक महत्व के मामले पर ध्यान आकर्षित करने हेतु लाया जाता है, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। ठीक, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो संघीय ढांचे को किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए 1919 का अधिनियम, 19 अधिनियम कब आया था? तो मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 में आया था। इसमें क्या किया गया था कि पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर लिया गया था, यानी मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। दूसरा है 1919 में
चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। तो ये इस समय 1919 में, और इसमें प्रांतों में द्वैत शासन शासन लगा दिया गया था। उसके बाद 1935 में क्या था, 1935 में प्रांतों को हटा करके केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई थी, व्यवस्था की गई थी। 1947 में क्या हुआ था, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने थे 1947 के अधिनियम के द्वारा। तो इस तरह से इसका आंसर 1935 में क्या किया गया था, संघीय ढांचे की व्यवस्था की गई थी। और इससे इसका जो है 1935 के अधिनियम अधिनियम ही हमारे संविधान में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव हमारे संविधान में देखा जाता है, 1935 के अधिनियम का। और उसी में संघीय व्यवस्था थी। ठीक। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रस्ताव खुद महात्मा गांधी ने ही बनाया था। और महात्मा गांधी किसके सहयोग से बनाए थे, तो अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से ये प्रस्ताव बनाए थे। और इसे कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 6 अगस्त 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्ताव पास हुआ था। उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद थे। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था। और ये मसौदा कौन तैयार किए थे, तो महात्मा गांधी तैयार किए थे, अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से तैयार किए थे। इसको पेश किए थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू इसे पेश किए थे। और इसका समर्थन किया था आपका पटेल। ठीक है, पटेल जी इसका समर्थन किए थे। उसके बाद आंदोलन जो शुरुआत हुई वो मुंबई से शुरू हो गया। और देखिए किस ये जो ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव किस किस कारण से शुरुआत हुई, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, किस क्रिप्स प्रस्ताव से नाराजगी, यानी लोगों को जो थे ना, जितने भी लोगों थे भारतीय को क्रिप्स प्रस्ताव संतुष्ट नहीं कर पाया था, वो असफल हो गया था, उससे लोगों की नाराजगी थी। दूसरा, भारत पर जापानियों का आक्रमण था। ठीक है, भारत पर जापान जापान का आक्रमण था। इससे इससे जो गांधी जी थे वो बहुत क्षुब्ध थे कि अगर हो सकता है कि हम ब्रिटेन से तो आजाद हो जाए, लेकिन आने वाले समय में जापान से अगर गुलाम हो जाते हैं तो फिर हमें एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी आजादी की। तो इससे ये बहुत डरे हुए थे, और इस वजह से इन्होंने तत्काल ही शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी में इन्होंने कहा था करो या मरो की नारा दिया था। ठीक है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर क्या किए थे, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का जनक इन्हें माना जाता है, जयप्रकाश नारायण का। सुभाष चंद्र बोस 1935 में हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1939 में त्रिपुरी में की अध्यक्षता किए थे, जिसमें वोटिंग हुआ था, वोटिंग में ये जीत गए थे। फिर बाद में मतभेद के कारण इन्होंने अपने पद से अध्यक्षता से रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए 1939 में। 1943 में इन्होंने क्या किया, आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। अभी इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस गवर्नर जनरल का क्या नाम है जिनके अधीन सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। तो गवर्नर जनरल जनरल क्या ये यहाँ पर दिया हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। सबसे पहले इन लोगों का हम कार्यकाल देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना था, तो 1848 से लेकर के 1856 तक था लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। और इन्हीं के कार्यकाल में व्यापकता का सिद्धांत लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन्हीं ने लाया था। इसमें क्या हुआ था कि सतारा को, जौनपुर को, संबलपुर को मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1813 से लेकर के 1823 तक था। इसमें क्या हुआ था, सुगौली की संधि हुई थी। और सुगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी, तो 1814 से 1816 के बीच बीच आंग्ल गोखला आंग्ल आंग्ल ये नेपाल युद्ध हुआ था। और इसी में सुगौली की संधि हुई थी, इन्हीं के शासनकाल में। उसके बाद में लॉर्ड विलेजली का
कब से कब तक था? तो ये 1798 से लेकर 1805 तक, और इसी के ब्लेजली के ही कार्यकाल में सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड बेजली ने किया था। और पहला राज्य जिसने सहायक संधि स्वीकार किया वो हैदराबाद था, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर। ऐसे था, पहला हैदराबाद स्वीकार किया था। और उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक था? तो ये 1786 से लेकर के 1793 तक था। और इन्हीं के समय में जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी इन्हीं के समय में इन्हीं शुरुआत की गई थी, जो लगान वसूल करने की एक प्रथा थी। इन्हीं के समय में इन्हीं को भारतीय नागरिक सेवा का जनक इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ने रिकमेंड किया था कि एक एग्जाम की व्यवस्था की जाए, और उस एग्जाम के थ्रू कोई भारत में जो अधिकारी आते हैं वो वहां से पास करके आए। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसके अधीन व्यवस्था की नई शुरुआत की थी? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन 2। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब इसके लिए फिर अगला वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।